हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज से हम एक नया और इम्पॉर्टेंट एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915। ये एक्ट नंबर सेकंड है 1915 का, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। ये एक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्ट का बैकग्राउंड, हिस्ट्री और पर्पस समझेंगे कि क्यों ये एक्ट बनाया गया था। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ चैप्टर हैं टोटल 9। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 69। और शेड्यूल कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल चैप्टर 9 है, सेक्शन 69 है और शेड्यूल है 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की। क्या बैकग्राउंड है इस एक्ट को बनाने का, क्या बैकग्राउंड है इस एक्ट का, क्या हिस्ट्री है। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ठीक है, ये एक्ट कब का है, 1915 का ये एक्ट है, ठीक है। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब उन्होंने शराब और नशा देने वाली चीज़ों, ठीक है, शराब और नशा देने वाली चीज़ों, लिक्वर एंड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, शराब और नशा देने वाली चीज़ों पे कंट्रोल और टैक्स लगाने के लिए, इस पे क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और टैक्स लगाने के लिए ये लॉ बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेन 2 रीज़न थे। कितने रीज़न थे, 2 रीज़न थे इस एक्ट को बनाने के। पहला, रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है, पैसा कमाना, क्योंकि शराब पर टैक्स लगाकर उन्हें बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलता था। और सेकंड था इसको कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना किसको, शराब वगैरह के बेचने वगैरह को लेकर, ठीक है। क्योंकि अगर शराब बिना कंट्रोल के बिकती तो लोगों की हेल्थ ख़राब होती, झगड़े बढ़ते और इलीगल काम ज़्यादा होते, ठीक है। तो मेन ये 2 रीज़न थे इस एक्ट को बनाने के। इसलिए 1915 में एमपी एक्साइज एक्ट बनाया गया, जो मध्य प्रदेश के अंदर शराब बनाने यानी कि मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, ट्रांसपोर्ट और कंजम्पशन ऑफ लिक्विड एंड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस को रेगुलेट करना था, ठीक है। मेन क्या रीज़न था, शराब बनाना, रखना, बेचना, ले जाना यानी कि ट्रांसपोर्ट करना और पीने से सब पर नियम बनाया गया। ये जो एक्ट है मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट, ये और भी स्टेट्स के एक्साइज एक्ट जैसे पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 से इंस्पिरेशन लिया गया था इस एक्ट को बनाने के लिए। क्या मेन उद्देश्य था इस एक्ट को बनाने का, पर्पस, एमपी के अंदर शराब और नशा देने वाली चीज़ों को सही तरीके से कंट्रोल करना, ठीक है। पहला क्या था, कंट्रोल करना, इलीगल शराब और स्मगलिंग को रोकना, इलीगल शराब और स्मगलिंग को रोकना, ठीक है। लाइसेंस सिस्टम के थ्रू पूरे तरीके से शराब का व्यापार करना और पब्लिक हेल्थ और डिसिप्लिन प्रोटेक्ट करना, पब्लिक हेल्थ और डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना ताकि सोसाइटी में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। एक्साइज एक्ट एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब इस पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो मेन अथॉरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे। ये एक्ट स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल की लिस्ट सेकंड की एंट्री 8 एंड 51। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसकी सेकंड लिस्ट की एंट्री 8 और 51, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट डिवाइड करता है, ठीक है, 7th शेड्यूल में।
एंट्री 8 ऑफ लिस्ट सेकंड क्या बोलती है? इंटॉक्सिकेशन लिक्विड को कवर करना, उनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज और सेल को रेगुलेट करना। और एंट्री 51 डील करती है कि जो स्टेट है वो एक्साइज ड्यूटीज़ लगा सकेगी किस पे? अल्कोहलिक लिक्विड्स पे, ठीक है, शराब पर, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ये है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का हमें याद रखना है। 7 शेड्यूल लिस्ट सेकंड एंट्री 8 एंड 51। अब स्पेशल पावर किसको दी गई है इस एक्ट के अंतर्गत? स्पेशल पावर किसको दी गई है? एक्साइज कमिश्नर को एंड एक्साइज ऑफिसर्स को। अल्कोहल के प्रोडक्शन से लेकर सेल तक सब कुछ लाइसेंस के थ्रू ही पॉसिबल है। तीसरी चीज़ क्या आ गई यहाँ पे? लाइसेंस, ठीक है। अल्कोहल के प्रोडक्शन से लेके सेल तक सब कुछ किससे ही पॉसिबल है? लाइसेंसिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। बिना लाइसेंस के आप ना तो शराब बना सकते हो, ना उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना ही इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही ले जा सकते हो, ना ही अपने पोजीशन में रख सकते हो, ना ही बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा की पूरा एमपी एक्साइज एक्ट रेगुलेट करता है। अगर कोई इलिसिट लिक्विड बनाता है, ठीक है, चौथा फैक्ट क्या है? अगर कोई इलिसिट लिक्विड बनाता है, इलिसिट लिक्विड यानी कि अवैध शराब बनाता है या बेचता है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दी गई हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। पहला तो ये हमने पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है नियम बनाने की। इस एक्ट के थ्रू मेन अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, स्पेशल पावर किसको दी गई है? एक्साइज कमिश्नर को दी गई है, एक्साइज ऑफिसर को दी गई है। तीसरा है कि सब कुछ लाइसेंस के थ्रू ही चलती है पूरी प्रोसेस। और चौथा है कि इलिसिट लिक्विड कोई नहीं बना सकता है, अगर कोई बनाएगा तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ हैं। आज भी एमपी में लिक्विड ट्रेड, ठीक है, शराब से संबंधित व्यापार, शराब का व्यापार इस एक्ट के अंतर्गत ही रेगुलेट होता है। हर साल स्टेट एक्साइज ड्यूटी से करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये जो एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ क्रिमिनल नेचर के हैं, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि क्या बैकग्राउंड है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को बनाने का, ठीक है। अब एक और सवाल यहाँ पर उठता है। क्या सवाल उठता है? सवाल ये है कि ये एक्ट है 1915 का, जबकि बात करें मध्य प्रदेश के गठन की तो वो हुआ 1956 में। तो जब 1956 में इसका गठन हुआ और ये एक्ट पुराना है 1915 का, तो ये एक्ट कैसे, इसको हम मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट कह सकते हैं? क्योंकि ये तो गठन होने के बहुत पहले ही जो है इन्फोर्स हो चुका था। तो ये एक्ट कैसे अप्लाई होता है मध्य प्रदेश में? इसका आंसर है कि 1915 में जब ये एक्ट पास हुआ, कब? 1915 में, तब पूरे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जो बाद में मध्य प्रदेश का पार्ट बने, इसके लिए बनाया गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के बारे में समझेंगे। मध्य प्रांत और बरार कब से कब तक? 1903 से 1947 तक ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था जो मध्य भारत में स्थित था और वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता था, ठीक है। जो मध्य प्रांत था ब्रिटिश भारत का, वो कहाँ स्थित था? मध्य भारत में स्थित था, मध्य भारत में। और जो आज का वर्तमान मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और महाराष्ट्र, इनके कुछ हिस्सों को कवर करता था सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। 1903 में मध्य प्रांत को, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस को बरार के साथ मिलाकर गठित इस राज्य को 5 प्रभागों, कितने प्रभाग थे उस समय? 5 प्रभागों। कौन कौन से? बरार, नागपुर, नर्मदा,
जबलपुर और छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया था और इसमें हिंदी भाषी और मराठी भाषी दोनों क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस की शीतकालीन राजधानी क्या थी? नागपुर। और नागपुर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? ब्रिटिश पीरियड में इस रीजन को सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार कहते थे। वहीं पर शराब और एक्साइज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लागू किया गया था। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ गठन मध्य प्रदेश का? 1956 में। उस वक्त लॉ का एक प्रिंसिपल फॉलो होता था कि जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं वो कंटिन्यू टू अप्लाई इन द रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट अनलेस रिपील्ड और रिप्लेस्ड बाय न्यू लॉज। ठीक है, कि जो उस समय के लॉज थे पुराने वाले वो कंटिन्यू रहेंगे और अप्लाई होंगे जो नया स्टेट बना है मध्य प्रदेश में, जब तक कि वो रिपील या फिर रिप्लेस नहीं किए जाते हैं नए लॉ से। ठीक है, मतलब जो भी लॉज पहले से चल रहे थे वो नए स्टेट में भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये मध्य प्रदेश में अप्लाई हो गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रिपील नहीं किया, बल्कि इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करके इसे कंटिन्यू रखा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि 1915 का एक्ट है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो कैसे ये एक्ट 1915 वाला ही मध्य प्रदेश में कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ तब तक लगभग सेम था ये एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये हमारी हिस्ट्री बैकग्राउंड, ठीक है, ये एक्ट क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 1 पे, जो कि डील करता है प्रिलिमिनरी से। ठीक है, टोटल चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 1, 2, सेक्शन 6। ठीक है, पहला सेक्शन क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915। इट एक्सटेंड टू एंड शैल बी इन फोर्स इन होल ऑफ मध्य प्रदेश। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ये एक्ट जो है वो लागू होता है। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? अगर हम बात करें कि ये एक्ट मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1959 से। ठीक है, 1959। तो आप ये डेट अच्छे से याद रखिएगा, 1 जनवरी। ये जो एक्ट है वो बेसिकली शराब से, अल्कोहल से डील कर रहा है। तो 1 जनवरी से आप इसको रिलेट कर सकते हो न्यू ईयर से। ठीक है, तो ये डेट मत भूलिएगा, 1 जनवरी, और ईयर है 1959। चलिए आप देख लेते हैं सेक्शन 2, डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, सारी हम कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी जो है धारा, कौन से डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 2 में टोटल कितनी डेफिनेशन है? 19। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहली डेफिनेशन है बियर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपका क्वेश्चन बनता है। बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिक्वर्स यूजुअली मेड फ्रॉम माल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्ट है एमपी एक्साइज एक्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें एमसीक्यूज़ करने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर हर चीज़ का हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हर चीज़ का हम जो है मीनिंग निकालेंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन कब आ जाए और कब आपका एग्ज़ाम हो बिल्कुल भी नहीं पता है। एक बार हमारा सिलेबस हो जाए फिर हम चाहे ये एक्ट जो है दोबारा से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए बियर क्या इंक्लूड करता है, इसमें आ जाता है एल, स्टाउट और सारे फर्मेंटेड मैश। ठीक है, सारे फर्मेंटेड मैश से बने ड्रिंक्स शामिल हैं। ये वो सब हैं जो माल्ट से बनते हैं।
माल्ट क्या है? माल्ट एक अनाज है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? जौ कहा जाता है, जिसे पानी में भिगोकर अंकुरित किया जाता है और फिर माल्टिंग नामक प्रक्रिया में सुखाया जाता है। इसका उपयोग बियर बनाने और विस्की में स्वाद, रंग और किण्वन गुण जोड़ने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। इसमें एल क्या है? एक टाइप ऑफ बियर है। तो इसमें एल, स्टाउट, पोर्टर और सारे फर्मेंटेड मैश से बने ड्रिंक्स शामिल हैं। ये वो सब हैं जो माल्ट से बनते हैं, माल्ट से। सेकंड डेफिनेशन देखेंगे, बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर liquor from a cask or other vessel to a bottle, jar, flask or other similar receptacle for the purpose of sale. Added bottling includes re-bottling. शराब को किसी कंटेनर जैसे बॉटल, जार, फ्लास्क में डालना, उसको बेचने के लिए, और अगर फिर से डाल रहे हैं उसको तो क्या कहते हैं? रीबॉटलिंग। ठीक है, तो बॉटल तो आप रिलेट कर पा रहे होगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कि बॉटल क्या होता है। ठीक है, वही है कि किसी कास्क या फिर किसी बड़े बर्तन से, अदर वेजल से बॉटल, जार या फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सेल करने के लिए। और अगर उसको दोबारा से आप बॉटल में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? रीबॉटलिंग कहते हैं। सब सेक्शन 3 इसका, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी क्या है? मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो अथॉरिटी डिक्लेयर करती है उसे एक्साइज एक्ट के अंतर्गत चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए जाना जाता है। सब सेक्शन 4, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, बियर मीन्स अ प्लेस where drinking of liquor is allowed for the profit or gain of the person owning, occupying, using, keeping or having the care or management or control of such place, whether by way of charge for the use of the place or for drinking facilities provided or otherwise howsoever। तो common drinking house क्या है? वो जगह जहाँ शराब पीने की इजाज़त होती है, ठीक है, परमिशन होती है, और उसका प्रॉफिट होता है उस जगह के ओनर या मैनेजर को, चाहे वो चार्ज लेकर हो या फ्री, पीने के लिए जगह प्रोवाइड करना। ठीक है, ये किसी का घर या फिर किसी के पार्टी हाउस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कॉमन ड्रिंकिंग हाउस है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर भी शराब के ठेके होते हैं, वहाँ पर कहीं कहीं ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि साथ में बैठ के आप पी सकते हो, तो उसको बोला जाता है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। ठीक है, जहाँ पर बैठकर शराब पीने की इजाज़त होती है। ठीक है, लाइसेंस के थ्रू। ठीक है, ऐसी जगहें जो होती हैं उनका भी लाइसेंस होता है। आप पब्लिक प्लेस पे नहीं पी सकते हो, लेकिन आप कॉमन ड्रिंकिंग हाउस जो कि लाइसेंस है जिनके पास, वहाँ पर पी सकते हैं। ठीक है, Subsection 5, denatured means rendered unfit for human consumption in such manner as may be prescribed by the state government in this behalf। शराब को इंसान के पीने लायक ना बनाने का तरीका जिसमें केमिकल्स मिलाकर जो प्रिस्क्राइब हो सकता है जिससे वो पीने लायक ना रहे। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डीनेचर्ड। सबसेक्शन 6, एक्साइजेबल आर्टिकल। ठीक है, एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है? मीन्स एनी एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और ओपियम एज डिफाइंड इन क्लॉज 15 एंड पॉपी स्ट्रॉ एज डिफाइंड इन क्लॉज 18 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है, अच्छा, ये एक्ट भी हमारा आना है ADPO में, NDPS। ठीक है, तो एक्साइजेबल आर्टिकल में क्या क्या आ जाता है? एल्कोहलिक लिक्वर जो ह्यूमन के पीने के लिए बनाते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जैसा कि नशा देने वाले पदार्थ, साथ ही ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ भी इंक्लूड हैं जो NDPS एक्ट में डिफाइंड किए गए हैं। चलिए याद रखिएगा ये। ठीक है, सबसेक्शन 6A डील करता है एक्साइज ड्यूटी से और काउंटरवेलिंग ड्यूटी से। मीन्स एनी सच एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी एज द केस में बी एज इज मैंशनड इन एंट्री 51 ऑफ लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है
उसकी लिस्ट सेकंड की एंट्री 51 की बात हो रही है। ये वो ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी है जो शराब पीने जो कि शराब या नारकोटिक ड्रग्स पे लगती है। किस पे लगती है? लिक्वर पे लगती है, या फिर ये ड्यूटी किस पे लगती है? लिक्वर पे और नारकोटिक ड्रग्स पे। और ये एंट्री 51 लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती है, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है ड्यूटी लगाने का। ठीक है, सबसेक्शन 7 देखेंगे, एक्साइज ऑफिसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मीन्स अ कलेक्टर, एक्साइज ऑफिसर कौन होगा यहाँ पे? मीन्स अ कलेक्टर और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विद पावर्स अंडर सेक्शन 7। ठीक है, वो कलेक्टर या कोई भी ऑफिसर जो सेक्शन 7 के अंतर्गत अपॉइंट होता है, उसे ही इस एक्ट के लिए एक्साइज ऑफिसर माना जाता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे डिटेल में सेक्शन 7 में। सब सेक्शन 8 एक्साइज रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सेक्शन 7 में ही एक्साइज ऑफिसर की बात हो रही है, और सेक्शन 2 यानी कि डेफिनेशन में जो सब सेक्शन 7 है वहाँ पर एक्साइज ऑफिसर की बात हो रही है। ठीक है, तो सेम ही है, यहाँ पर 2 सब सेक्शन 7 में है, और जो अपॉइंटमेंट है उसका वो सेक्शन 7 में दिया गया है। ठीक है, सब सेक्शन 8 देखेंगे, एक्साइज रेवेन्यू। मीन्स रेवेन्यू derived or derivable from any duty, fee, tax, penalty, payment other than a fine imposed by a court of law, or confiscation imposed or ordered or agreed to under the provision of this act or of any law for the time being in force relating to liquor or intoxicating drugs। तो एक्साइज रेवेन्यू यानी कि जो पैसा, जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है एक्साइज ड्यूटी, फीस या पेनल्टी के रूप में। ठीक है, जिसमें कोर्ट फाइन नहीं है, या कॉन्फिस्केशन से, जब्ती से, शराब या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के रिलेटेड लॉस के थ्रू, तो वो हो जाता है एक्साइज रेवेन्यू। ठीक है, ऐसा रेवेन्यू जो कि ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी या पेमेंट, ठीक है, जिसमें कोर्ट का फाइन इंक्लूड नहीं है, याद रखिएगा, और जब्ती करने से शराब की, ठीक है, या नारकोटिक ड्रग्स की, या फिर कॉन्फिस्केशन इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, किससे रिलेटेड? लिक्वर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स से, तो वो हो जाता है एक्साइज रेवेन्यू। सब सेक्शन 9 देखेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मीन्स टू टेक आउट द स्टेट out of the state otherwise than across a custom frontier as defined by central government। किसी चीज़ को स्टेट से बाहर भेजना एक्सेप्ट कस्टम फ्रंटियर के थ्रू। ठीक है, कस्टम फ्रंटियर के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कस्टम फ्रंटियर के अलावा किसी चीज़ को स्टेट से बाहर भेजना क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है। सब सेक्शन 10 में जो डेफिनेशन दी गई थी वो ओमिट कर दी गई है, यानी कि ख़त्म कर दी गई है, रिपील कर दी गई है। अब आ जाते हैं हम सब सेक्शन 11 पे। इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है? एक्सेप्ट इन द फ्रेज इम्पोर्ट इनटू इंडिया मीन्स टू ब्रिंग इन द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम्स फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम फ्रंटियर के अलावा स्टेट के अंतर्गत कोई चीज़ लाना। ठीक है, इम्पोर्ट का क्या मतलब है कि स्टेट के अंतर्गत कोई चीज़ लाना, इसको छोड़ के इम्पोर्टेंट टू इंडिया। ठीक है, यहाँ पर विदेश से इंडिया में लाने की बात नहीं हो रही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, ये इंटर स्टेट है। क्या है? इंटर स्टेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि यूपी से एमपी, एमपी से यूपी, ठीक है, या एमपी से छत्तीसगढ़, मतलब इंटर स्टेट ही होगा, इंडिया के अंतर्गत ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की इस एक्ट के अंतर्गत बात हो रही है। सबसेक्शन 11A किससे डील करता है? इंटॉक्सिकेंट से। मीन्स एनी लिक्वर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, यानी कि लिक्वर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग दोनों को इंक्लूड करता है। नशा देने वाला पदार्थ और शराब क्या हो जाएगा? इंटॉक्सिकेंट हो जाएगा। 12 देखेंगे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मतलब द लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द Indian hemp plant, cannabis sativa, including all form known as भांग, सिंधी और गांजा। ये जो इसमें क्लॉज 2 है इसको तो रिपील कर दिया गया है।
क्लॉज 3 है एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटीरियल ऑफ एनी ऑफ द above forms of intoxicating drug or any drink prepared therefrom and any other intoxicating or narcotic substance which the state government may by notification declare to be an intoxicating drug not being narcotic drug as defined in NDPS Act. ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में क्या क्या आ जाएगा? भांग, गांजा और सिंधी. ठीक है, इंडियन हेम्प प्लांट यानी कि कैनबिस का जो पौधा है उसका फ्रूटिंग टॉप ऊपरी हिस्सा, उसका फूल, ठीक है, उसका स्मॉल स्टॉक्स और लीव्स पत्तियाँ. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि इंक्लूड करती हैं भांग, सिंधी और गांजा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है. ठीक है, कोई भी मिक्सचर या ड्रिंक या बना हुआ फॉर्म वो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है. और कोई ऐसा सब्सटेंस जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स में ऐड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग. ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, भांग, सिंधी और गांजा को इंक्लूड करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में जो इंडियन हेम्प प्लांट है. ठीक है, लिक्वर means intoxicating liquor and includes spirit of wine, spirit, wine, tan, beer, all liquid consisting of or containing alcohol and any substance which the state government may by notification declare to be liquor for the purpose of this act. liquor का मतलब क्या हो जाएगा? intoxicating liquor, जो कि इंक्लूड क्या करता है? स्पिरिट, वाइन, तारी, ठीक है, बियर, अल्कोहल वाला लिक्विड या कोई और सब्सटेंस जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शराब डिक्लेयर करे. ठीक है, वो शराब हो जाएगी. सबसेक्शन 14 मैन्युफैक्चर. ठीक है, इसको बनाना includes every process whether natural or artificial by which any intoxicating is produced or prepared under also the distillation and every process for the rectification, flavoring, blending और coloring of liquor. किसी इंटॉक्सिकेंट का बनाना, ठीक है, पूरी प्रोसेस उसकी चाहे नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाए, उसमें डिस्टिलेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग या कलरिंग भी आता है. ठीक है. प्लेस, नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लेस. प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, शॉप, बूथ, टेंट, इंक्लोजर, स्पेस, वेसल, राफ्ट एंड व्हीकल. तो इस प्लेस में क्या क्या आ जाता है? हाउस बिल्डिंग आ जाती है, शॉप आ जाती है, बूथ आ जाता है, टेंट आ जाता है, इंक्लोजर, स्पेस, वेसल, राफ्ट, व्हीकल. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेस में इंक्लूडेड हैं, याद रखिएगा. नेक्स्ट है एक्सप्रेशन रेफरिंग टू सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफ़र अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट. ठीक है, किसी चीज़ को बेचना है, ट्रांसफ़र करना है अदर देन वे ऑफ गिफ्ट. ठीक है, गिफ्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा. किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, उसके बदले में उससे पैसे लेना, वो हो जाएगा सेल. नेक्स्ट इज स्पिरिट मीन्स एनी लिक्वर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर इट इज़ डिनेचर्ड और नॉट. वो लिक्वर है जो डिस्टिलेशन से बनाया गया हो, अल्कोहल वाला, चाहे डिनेचर्ड हो या नहीं. नेक्स्ट इज ताड़ी. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ताड़ी मीन्स fermented or unfermented juice drawn from any kind or palm tree. palm tree से निकाला गया fermented या unfermented juice क्या हो जाता है? ताड़ी. और 19 is transport means to move from one place to another within the state. ठीक है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह स्टेट के अंतर्गत मूव करना, ठीक है, ले जाना, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पे जो सेक्शन 3 है वो ओमिट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है. अब आ जाएंगे हम सेक्शन 4 पे, जो कि डील करता है पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम टू बी काउंट्री लिक्वर एंड फॉरेन लिक्वर रिस्पेक्टिवली. लिक्वर को काउंट्री लिक्वर और फॉरेन लिक्वर डिक्लेयर करने की शक्ति किसके पास होगी? सेक्शन 4 क्या बता रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट पर्पस ऑफ दिस एक्ट और एनी पोर्शन देयर ऑफ शैल बी डीम टू बी काउंट्री लिक्वर एंड फॉरेन लिक्वर रिस्पेक्टिवली. स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू
डिसाइड करेगी कि कौन सी शराब को काउंट्री लिक्वर और कौन सी शराब को फॉरेन लिक्वर माना जाएगा पूरे स्टेट या फिर किसी पार्ट के लिए। मतलब ये क्लासिफिकेशन का पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर स्टेट बोले कि एक लोकल डिस्टिल्ड ड्रिंक काउंट्री लिक्वर है, वही माना जाएगा। अगर इम्पोर्टेड या ब्रांडेड वाइन विस्की को फॉरेन लिक्वर डिक्लेयर करे तो वही कैटेगरी होगी। ठीक है। एग्जाम पॉइंट से लाइसेंसिंग और टैक्सेशन अलग होता है दोनों कैटेगरीज का, इसलिए ये डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल। होलसेल सेल और रिटेल की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 में। द स्टेट गवर्नमेंट may by notification declare with respect either to the whole state or to any specified local area and as regard purchases generally or RT specified class of purchases and either generally or for any specified occasion what quantity of any intoxicant shall for the purposes of this act be limit of a retail sale। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि किस क्वांटिटी तक बिक्री रिटेल सेल है। ठीक है। कितनी क्वांटिटी तक बिक्री होगी तो उसे रिटेल सेल बोला जाएगा और उससे ज़्यादा होने पर होलसेल माना जाएगा। ये नोटिफिकेशन एरिया वाइज, परचेजर्स के क्लास वाइज या स्पेसिफिक एक्शंस के लिए हो सकती है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन एनी क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी अ सेल बाय होलसेल। अगर कोई इंटॉक्सिकेंट उस लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा गया है उसे होलसेल माना जाएगा। ठीक है। ये कहता है सेक्शन 5। ठीक है। मतलब सिंपली हम समझेंगे इसको, रिटेल सेल जो होगी वो छोटी क्वांटिटी जैसे डेली कस्टमर के लिए होगी। होलसेल यानी कि बड़ी क्वांटिटी जैसे दुकान या डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले 5 लीटर तक की बिक्री रिटेल और 5 लीटर से ज़्यादा की बिक्री हुई है तो ऑटोमेटिकली होलसेल, फॉर एग्जांपल। ठीक है। एग्जाम पॉइंट से इससे लाइसेंसिंग और टैक्स रेट डिसाइड होता है। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? Saving of enactment. Nothing contained in this act shall affect the provision of the Sea Customs Act 1878 or the Indian Traffic Act 1894 except section 6 thereof or the Cantonment Act 1910 or any rule or order made thereunder। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? इस एक्ट का इफेक्ट किस पे? सी कस्टम एक्ट पे, इंडियन ट्रैफिक एक्ट पे, क्वांटमन एक्ट पे या उनके रूल्स पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। मतलब एक्साइज एक्ट अपना एरिया में चलेगा, लेकिन अगर कस्टम, टैरिफ या क्वांटनमेंट के लॉज हैं तो उनके प्रोविजंस पे ये एक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर बॉर्डर पर लिक्विड इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम लॉ लगेगा। अगर क्वांटनमेंट यानी कि मिलिट्री एरिया में है तो क्वांटनमेंट लॉ चलेगा, ना कि एमपी एक्साइज एक्ट। तो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 1 कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। 1 अगस्त से डेली एमपी एडीपीओ की क्लास चल रही है। ठीक है। जिसकी वीडियो आपको 9 AM पे मिल जाती है। 5 एक्ट हम कवर कर चुके हैं, ये 6वां एक्ट हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। कोशिश करेंगे इसको भी जल्दी से ख़त्म करके फिर नया एक्ट स्टार्ट करने की। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग एमपी एडीपीओ देने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।